हेलो बच्चों, आज हम लोगों को टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करना है। एक दिन लेट हो गया, एक्चुअली मैं कानपुर के बच्चों बाहर गया हुआ था। टेस्ट नंबर 8 के टॉपिक हैं 6th है ऑक्सीजन फैमिली, 7th है हेलोजन फैमिली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अप्रॉक्स आपने 18 to 20 क्वेश्चन पूछे हैं। आइए डील करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर मुझसे 4th पूछा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है बेटा? ये फैक्ट है, इसमें मैं आपको क्या बताऊं। फॉर विच हाइड्राइड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव, दिस इज ए फैक्ट रिटन इन एनसीईआरटी। आप 5th ग्रुप देखेंगे तो 5th ग्रुप में अमोनिया का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव दिया गया, और 6th में बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर के हाइड्राइड का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव दिया गया है, मतलब एक्सोथर्मिक दिया गया है। सो द राइट आंसर इज 4। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है हम उसके एक मोल को बनाएंगे उसके कंस्टिट्यूएंट से एग्जिस्टिंग इन देयर नेचुरल फिजिकल स्टेट। तो इस रिएक्शन के लिए जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कहलाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज नेगेटिव, बोले तो एक्सोथर्मिक। ओके बच्चों, इसी प्रकार से H2S भी एक्सो होता है और अमोनिया का फॉर्मेशन भी एक्सोथर्मिक होता है। सो राइट आंसर इज 4। अमोनिया का भी तो आपको याद होगा, हैबर्स प्रोसेस याद करो। अमोनिया के एक मोल को बनाएंगे उसके कंस्टिट्यूएंट से जो अपनी नेचुरल फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर हाफ कर दिया जाएगा और यहां पर 3/2 कर दिया जाएगा। इस रिएक्शन के लिए जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कहलाएगा। और आप सभी को मालूम है दिस इज ए हैबर प्रोसेस, एंड हैबर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये भी बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होगा। H2S के लिए भी नेगेटिव होता है। सो 4th इज द राइट आंसर। ये फैक्ट है, आप इसको याद ही रखेंगे, इसमें कुछ वो नहीं है, याद ही रखना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है विच वन ऑफ फॉलोइंग डाइहेलाइड डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है all element form dichloride and dibromide except selenium। मैं बताना चाहूंगा all element form dichloride and dibromide except सेलेनियम। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, सेलेनियम डाइक्लोराइड और सेलेनियम डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बच्चों ने मुझे 2019 की एनसीईआरटी की फोटोकॉपी भेजी, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन। नहीं बच्चों, ये बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है OCl2 एंड OBr2 जो एग्जिस्ट करता है, नहीं पाया जाता है सेलेनियम डाइक्लोराइड एंड सेलेनियम डाइब्रोमाइड। इसलिए मेरी जो एनसीईआरटी, आज तो मेरी एनसीईआरटी पुरानी है, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट। नई एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑक्सीजन नहीं बनाता है, मैं उस बात को नहीं मानूंगा। मैंने और भी बहुत सारी बुक से इस सेंटेंस को मैच किया है, तो मेरा वाला सेंटेंस सही है, इसे ध्यान रखिएगा। सेलेनियम डाइक्लोराइड और सेलेनियम डाइब्रोमाइड नहीं बनता। अच्छा जस्ट मिनट बच्चों, अब न्यू एनसीईआरटी में जो लिखा है कि ऑक्सीजन नहीं बनाता डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड, तो हो सकता है वो आपसे ये कहना चाहते हो कि OCl2 और OBr2 एक्चुअली में हैलाइड नहीं होते, ये ऑक्साइड होते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, हेलोजन पे पॉजिटिव आएगा। तो हो सकता है वो आपसे ये कहना चाहते हो कि दीज आर ऑक्साइड नॉट हैलाइड।
अगर वो ये कहना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि OCl2 OBr2 नहीं बनता है तो गलत है बच्चों। पुरानी वाली एनसीईआरटी का सही है, अच्छी अच्छी बुक्स में भी ये मेंशन है, इसलिए SeCl2 ही आप आंसर लगाएंगे। ओके, और मैंने यही लिखवाया भी है आपको नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। देखिए बच्चों, अगर हम SO2 के ब्लीचिंग एक्शन की बात करें तो आपको मालूम है SO2 का ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन के कारण होता है, एस रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करता है। तो SO2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तभी ये ब्लीचिंग एजेंट कहलाता है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इसके खुद का ऑक्सीडेशन होगा। यस, ये देखिए खुद के ऑक्सीडेशन हो रहा है विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं, बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर दो। ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, SO2 ने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया है, आप देख सकते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया +4 से +6 में, और ये बिहेव करेगा रेड्यूसिंग एजेंट के तरीके। और जब भी ये रेड्यूसिंग एजेंट के तरीके बिहेव करता है तो ये ब्लीचिंग एजेंट कहलाता है। ओके, आपको मालूम है रेड्यूसिंग एजेंट के जो भी ब्लीचिंग एक्शन होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। अच्छा, अब आप यह ध्यान से देखिए, अगर मीडियम को हम बेसिक कर दें तो अगर इफ मीडियम इज बेसिक, अगर मीडियम बच्चों बेसिक हो जाए तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस H+ को कंज्यूम करेगा, और H+ को जब कंज्यूम करेगा तो अकॉर्डिंग टू लीच-अटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और जितना ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी उतना अच्छा ये ब्लीचिंग एजेंट के तरह काम करेगा। इसलिए SO2 इज मोर पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम देन इन एल्कलाइन मीडियम। गलत लिखा हुआ है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। SO2 इज मोर पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम। बच्चों, एल्कलाइन मीडियम में ज्यादा अच्छा ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ना कि एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम लेंगे, H+ को बढ़ाएंगे, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी और ब्लीचिंग एक्शन को कम कर देगी। नेक्स्ट, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर इज परमानेंट। बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण जो भी ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट के कारण जो भी ब्लीचिंग एक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल गलत है। 6th ग्रुप के हाइड्राइडो में आप चेक करिए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए तीसरा वाला भी गलत है। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था FTF। FTF फर्स्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दिया गया है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बच्चों, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा था, जस्ट मिनट। हाँ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर करेक्शन है बेटा, आंसर करेक्शन है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट लगाया है वो 5 नंबर अपने में ऐड कर ले। HOCl की ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम होगी। आपको याद हो, इफ हैलोजन इज सेम, अगर हैलोजन सेम होता है देन ऑक्सी, आपको याद होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं +1,
+7 +5 और +3। सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो HOCl इज द राइट आंसर। 13 में बच्चों आंसर करेक्शन है, फर्स्ट लगा लीजिएगा। अच्छा, 13 के बाद हम लोग बात करेंगे 14 की और 15, दोनों ही आपने पूछे। देखिए 14 भी बच्चों एक फैक्ट है विच इज यूज्ड टू रिमूव प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। बच्चों स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब होता है यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब होता है यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल, जिसका फर्दर फिजन नहीं कराया जा सकता, जिससे फर्दर एनर्जी को पैदा नहीं किया जा सकता, उसे स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में जो प्लूटोनियम होता है, इसको हटाने के लिए हम O2F2 का यूज करते हैं और ये प्लूटोनियम को हटाता है इन द फॉर्म ऑफ हेक्साफ्लोराइड। सो थर्ड इज द राइट आंसर। राइट बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है। ClO2 के बारे में आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। इट इज ए मिक्स ऑक्साइड ऑफ HOCl एंड HClO4। ये बच्चों गलत हो गया, याद भी कराया था मैंने, पास वाले पास रहते हैं। HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, ध्यान दो बच्चों, +3 और +5 वाले का मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है ClO2। ओके, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट बच्चों गलत है। दूसरा पॉइंट, यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट इन पल्प एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। ClO2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ना मालूम हो तो लिख लीजिएगा, ClO2 और क्लोरीन के मिक्सचर को हम लोग यू क्लोरीन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड गुड ब्लीचिंग एजेंट। ओके, तो यू क्लोरीन, तो ClO2 का इस्तेमाल करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसे ब्लीचिंग एजेंट। इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आगे लिख दिया हेंस डाइमेराइज ऐसे, ये बच्चों गलत हो गया। ClO2 एक ऐसा इकलौता एग्जाम्पल है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का जो डाइमेराइज नहीं करता ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, करेक्ट स्टेटमेंट होगा सेकंड। ध्यान रखिए, ClO2 इकलौता ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है जो रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए ये डाइमेराइज नहीं करता है ClO2। 15 के बाद बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर हमसे 18 पूछा है। 18, सिर्फ 18 ही पूछा। ये लीजिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्रू वाले ढूंढने आपको आइए। इंटर हेलोजन कंपाउंड आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोजन, गलत हो गया। आप कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम टाइप ऑफ हेलोजन 2 ही हो सकते हैं। ClF3, Cl है फ्लोरीन है, ICl5, I है क्लोरीन है, BrF3, Br है फ्लोरीन है। 2 ही प्रकार के हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं, 2 से ज्यादा प्रकार के हेलोजन नहीं हो सकते। ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा अगर आप सोच रहे हैं IBrCl4, नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। आप ICl5 लिखें, ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं। दूसरा, इंटर हेलोजन कंपाउंड आर इसेंशियली कोवलेंट, बिल्कुल सही बात है। वेरी लिटिल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, इसलिए दे आर ऑलमोस्ट कोवेलेंट। 99% इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ही होता है। ICl5 ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस HClO3, गलत हो गया,
ये पैदा करेगा HiO3, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लोरीन प्रोड्यूसेस ClF3, बच्चों ये गलत हो गया। आप नोट्स में देख सकते हैं, आप नोट्स में देखिए, क्लोरीन का रिएक्शन जब फ्लोरीन से कराते हैं, अगर इक्वल वॉल्यूम होता है तो इंटर हैलोजन बनता है ClF, एंड इफ फ्लोरीन इज इन एक्सेस तो बनता है ClF3। इक्वल वॉल्यूम लिया है, ClF होना चाहिए, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर ट्रू, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, सो द आंसर इज फर्स्ट। 18 के बाद बच्चों आपने हमसे क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है। 19 क्वेश्चन थे 6th A और 7th A ग्रुप के। क्वेश्चन नंबर 20 से चालू हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए थे। आए क्वेश्चन नंबर 20, ये देखिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं डाला। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, मेरा मोटो कोई आपको 45 में 44 सवाल सही कराना नहीं है। मैं भी करा सकता हूं, अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन डाल दूंगा दनादन आप हमारे स्टूडेंट कर लेंगे। हमारा मोटो है कि अंतिम समय पर एनसीईआरटी का कोई पॉइंट ना छूटे, इसलिए मैंने स्टेटमेंट वाले सवाल दिए। मैं भी दे सकता था क्वेश्चन कि भैया एक लो भाई, एक रेडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको दी है, ये लो। मैं आपसे पूछ सकता था इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, और आपको मैं दे देता रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दे देता माइनस का 1.05 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर में दे देता आपको प्लस का 1.25 वोल्ट। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको देकर जबरदस्ती आपको हवा में उछाल दूं, कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन को देने का। मेरा मोटो है कि मैं एनसीईआरटी के जितनी भी लाइंस हैं उन लाइंस को कवर कर सकूं। स्टेटमेंट वाले सवाल मैंने इसीलिए बनाए। ये सब सवाल आपके लिए 2 कौड़ी के सवाल है, दनादन आप लोग कर देंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट्स इट, राइट। तो ऐसे क्वेश्चनों पर मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। हाँ, जब ये 8th टेस्ट था, 9th और 10th 2 टेस्ट और बाकी रह गए। उसके बाद जब हम लोग करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट, 4 लेंगे आपके फुल सिलेबस टेस्ट में, तो उसमें मैं आपको फिर नॉर्मल क्वेश्चन ही दूंगा, जिससे आप बिल्डअप हो, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, राइट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा है हमसे, द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। तो गिब्स फ्री एनर्जी ही वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। दिस इज द राइट आंसर। एनोड हैव निगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, आपको मालूम है, ये भी सही बात है। एनोड जो होता है, एनोड आपको मालूम है, एनोड जिस मेटल का बना होता है वो मेटल इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर सॉल्यूशन में आ जाती है, आपको मालूम। तो सॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और एनोड हो जाता है निगेटिवली चार्ज। इसीलिए गैल्वेनिक सेल में एनोड पर निगेटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन एनोड से आउटर सर्किट से होते हुए कैथोड पर जाते हैं, मतलब करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। तो एनोड पर निगेटिव चार्ज है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में निगेटिव पोटेंशियल होता है, सही है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, नो, ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड में जाते हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड, टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड
नेगेटिव का मतलब एनोड, बिल्कुल सही बात। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है, ये भी सही पॉइंट है। आपसे पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बच्चों कौन है? थर्ड वाला इनकरेक्ट है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा भाई, करेक्ट, करेक्ट का मतलब ट्रू। When metal ion from the solution deposit on metal, ये काम कहां होता है? मेटल आयन मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, तो बच्चों ये काम होता है कैथोड पर। देन मेटल रॉड नेगेटिवली चार्ज, गलत हो गया। कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, गलत हो गया। एनोड पर मेटल जो है ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आ जाती है, और कैथोड पर सॉल्यूशन वाला आयन रॉड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए एनोड पर नेगेटिव चार्ज आता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, गलत हो गया। व्हेन मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड गोज इनटू सॉल्यूशन, ये एनोड की बात कर रहे हैं। अगर ये एनोड की बात कर रहे हैं तो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। हाँ भाई, ये नेगेटिवली चार्ज बोल रहे हैं, ये सही है। व्हेन मेटल एटम ऑफ द इलेक्ट्रोड गोज इनटू सॉल्यूशन, अगेन ये एनोड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड गेट पॉजिटिव चार्ज, गलत हो गया, एनोड नेगेटिव होता है। एट एनी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेरेंस, बच्चों देखिए, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस का मतलब है ये इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है, तो ये जो इंटरफेरेंस जहां पर ये टच कर रहा है सॉल्यूशन, इस रॉड को टच कर रहा है, इंटरफेस की बात करें, देयर इज टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, ये तो गलत बात है। ये मेटल बाहर भी आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ आयन, और बाहर वाले आयन इसके ऊपर डिपॉजिट भी हो सकते, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर मेटल ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आया तो ये एनोड है, और अगर सॉल्यूशन का आयन रॉड पर डिपॉजिट हो गया तो ये कैथोड है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ डिपॉजिट होगा? नहीं, डिपॉजिट भी हो सकता है और बाहर भी आ सकता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। आपसे करेक्ट पूछा गया था, सो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, दिखाई पड़ा है सब साफ? हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है। ठीक है भाई, ग्राफ का सवाल था, ऐसा भी कुछ ग्राफ नहीं था। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड गिव्स बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हाफ सेल की नष्ट इक्वेशन लिखी हुई है, ये देखिए रिडक्शन हो रहा है, और इसकी नष्ट इक्वेशन लिखी हुई है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF ln Q, Q का मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या कहा है, रिडक्शन पोटेंशियल और ln कॉपर की कंसंट्रेशन में ग्राफ भी खूब पूछा है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा करेक्शन है, ये +2 कर लीजिएगा, लेकिन ये करेक्शन इग्नोरेबल है, आप समझ गए होंगे, कंप्यूटर की प्रिंटिंग से मिस्टेक हुई है, +2 होंगे। ठीक है, अब देखिए, आइए मैं करता हूं। इसको आपने माना है y, और आपने x में क्या लिया है? आपने x में लिया है ln Cu +2। बच्चों जब आप इसको ऊपर ले जाओगे, फील करो, RT अपॉन NF, जब Cu +2 को ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। -1 को अगर हम बाहर ले आए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
अब आप खुद देख सकते हैं, ये y है, ये माना है आपने x, x के मल्टीपल में m, प्लस की जगह प्लस, और ये c। तो आप देख सकते हैं बच्चों पॉजिटिव स्लोप है और पॉजिटिव ही इंटरसेप्ट है, तो सेकंड वाला सही लग रहा है। ये देखिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और ये देखिए पॉजिटिव स्लोप है। आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप, दिस इंटरसेप्ट बिकम इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर होगा। 24 का आंसर होगा सेकंड। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। समझ में आ गया? अपन ने जो x लिया है वो ln_cu+2 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -1, अपन को पॉजिटिव पावर रखनी है, -1 को बाहर लेकर आएंगे तो ये देखिए सिस्टम बन गया y बराबर mx+c, पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद पॉजिटिव स्लोप। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है आपने, आ जाओ भाई 25, पेश हो। ये देखो पेश हो गया भाई, सिंपल क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दिया। विच वन इज करेक्ट नस्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। आप देख सकते हैं गैल्वेनिक सेल है जिसमें निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये काम करेगा एस एनोड, और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, ये काम करेगा एस कैथोड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे। ये देखिए राइट बच्चों। अब इसके लिए आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो ईएमएफ ऑफ सेल बराबर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लिख सकते हैं, या RT अपॉन NF लिख सकते हैं, ln Q। Q की जगह क्या आ जाएगा, सॉलिड वालों को हम लोग छोड़ देंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू 2 है। जितने इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर जाते हैं उसे हम n कहते हैं। आप चाहे तो n की जगह पर 2 भी लिख सकते हैं, लीजिए मैं लिख दे रहा हूं, n की जगह पर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए ई नॉट ऑफ सेल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड आपने सिल्वर का बनाया है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड आपने निकिल का बनाया है। आप इस वैल्यू को उठाकर भी आप यहां पे रख सकते हैं, तो आइए मैं रखकर दिखा देता हूं। देखिए ईएमएफ ऑफ सेल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, जिसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, माइनस की जगह माइनस है, RT अपॉन NF, यहां पर n की वैल्यू रख दीजिए 2, और ये देखिए रिएक्शन क्वाशिएंट Ni+2 अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है, आप देखिए ईएमएफ ऑफ सेल बराबर Ag प्लस में घटाना है, सभी में Ni+2 से घटाया गया। ये देखिए Ag प्लस अपॉन Ag माइनस Ni+2 अपॉन Ni माइनस RT अपॉन 2F ln Ni+2 अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर। फोर्थ वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब सोचो बच्चों, मैंने ये स्टेटमेंट वाला सवाल बनाया, अब इसी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना दिया जाएगा।
आपको इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, आपको इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, आपको इनकी कंसंट्रेशन दे दी जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा। ये लो, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, 25 के बाद बच्चों आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ए गैल्वेनिक सेल फॉर द सॉल्ट। ओह, ये देखिए, मतलब मैंने एक क्वेश्चन सॉल्ट ब्रिज के ऊपर भी बना दिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दिया। आप सभी को मालूम है सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, दोनों सॉल्यूशन के आयन को इंटरमिक्स नहीं होने देता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। और इस सॉल्ट ब्रिज में हम उन इलेक्ट्रोलाइट को भरते हैं, अगार अगार के पेस्ट बनाते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट बनाते हैं, जिनमें वेलोसिटी ऑफ आयन आपस में बराबर हो, लाइक KCl और अमोनियम नाइट्रेट। वही लिखा है, इट कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ KCl और अमोनियम नाइट्रेट यूजुअली सॉलिडिफाई बाय बॉइलिंग विद अगार अगार। ऑफ कोर्स यार, अगर इनको आप पानी में घोलोगे तो ये पानी जैसे लिक्विड हो जाएंगे, किसी भी यू ट्यूब में ठहरेंगे ही नहीं, बह जाएंगे। तो इनको सेमी सॉलिड करने के लिए अगार अगार के पेस्ट में हम इनको गर्म करते हैं, देन कूल, फिर ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने पर वी गेट जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, आगे ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, बट ये सही लिखा हुआ है। अगार अगार में हम पेस्ट बनाते हैं KCl और अमोनियम नाइट्रेट का, ठंडा कर लेते हैं तो जेली जैसा दिखाई पड़ने लगता है, सेमी सॉलिड। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट इंश्योर्स मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट। गलत यार, ये दोनों सॉल्यूशन के आयनों की मिक्सिंग को रोकता है, ना कि मिक्सिंग को करवाता है। ये कह रहे हैं कि दोनों सॉल्यूशनों की मिक्सिंग करवाता है, नहीं मिक्सिंग को रोकता है। फॉल्स। इट इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल। यहां पर यहां स्टार लगाइए, यहां स्टार लगाइए। बहुत से बच्चों ने यहां पर गलती करी है। स्टूडेंट क्या बच्चों, जल्दीबाजी में तो हम लोगों से भी गलती हो ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सॉल्ट ब्रिज बहुत जरूरी पार्ट है फॉर ए गैल्वेनिक सेल। लेकिन आप जानते हैं एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, अगर दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप कर दें तो वहां पर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है। हां, तो यहां पर जो लिखा इट इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल, इसलिए यहां पर ये पॉइंट बच्चों गलत हो गया। अगर दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कंसंट्रेशन सेल, अगर हम हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड बनाएं जिसमें आयन की कंसंट्रेशन तो सेम हो लेकिन गैस का प्रेशर डिफरेंट हो, तो वहां पर फिर आपको सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही केस ऐसा है जहां पर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इट इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ द सेल। तो यहां पर यह पॉइंट थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल में जहां प्रेशर का डिफरेंस होता है वहां पर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और एनसीईआरटी में यह पॉइंट लिखा भी हुआ है, एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा भी है, मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा उस पॉइंट को। एनसीईआरटी में यह पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है, पेज नंबर 65 पे लिखा है, समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड्स डिप इन सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इन सच केस वी डू नॉट रिक्वायर ए सॉल्ट ब्रिज। इन्होंने इतना ही लिखा है। वो केस कौन सा होगा? वो केस होगा जब प्रेशर डिफरेंस के द्वारा हम कंसंट्रेशन सेल बनाएंगे। इसलिए बच्चों ये वाला पॉइंट क्या है, गलत हो गया। राइट, नेक्स्ट, डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल इन द सेल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है,
स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ आयन, बिल्कुल सही बात है, इसी का उल्टा लिखा है। सेकंड में लिखा है कि मिक्सिंग को अलाउ करता है, और जो गलत होगा, और फिफ्थ में लिखा है मिक्सिंग को रोकता है, जो सही होगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला, चौथा और पांचवा। और बहुत से बच्चों ने ये वाला आंसर लगाया है, ये वाला। तो जानबूझ के मैंने ये बनाया था, ये एनसीईआरटी की लाइन पर ही मैंने बनाया। एक केस ऐसा है जहां पर सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो केस है प्रेशर डिफरेंस के कारण जब हम कंसंट्रेशन सेल बनाएं और दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर दें, तो वहां पे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। 26 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछा है। ये है 29। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलरॉच लॉ, कॉलरॉच भी पढ़ सकते हैं और कॉरोच लॉ भी पढ़ सकते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। आपको मालूम है कॉरोच लॉ हमसे कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द समेशन ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस। आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी को अगर जोड़ दें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। आइए देखते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बगल वाला आयन कौन सा है। मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले फील कर लो। मान लो, पहले फील करो फिर कराते हैं। ये तो ये बराबर होगा आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और दोनों पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले समेशन करके दिखा रहे हैं कि आयनों की आयनिक कंडक्टिविटी को अगर जोड़ दिया जाए तो उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2, किसी आयन की जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, बगल वाले आयन से उसको कोई लेना देना नहीं होता। मैं कहना ये चाहता हूं NaBr में अगर Na प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 200 है, जहां पर इसका काउंटर पार्ट है Br माइनस, तो यहां पर भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 200 ही होगी, चाहे इसका काउंटर पार्ट Cl माइनस क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट बच्चों, तो ये कॉलरॉच लॉ का स्टेटमेंट होता है। आइए अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला वाला खोल दो, इसकी जगह पे क्या लिखोगे? Na प्लस Br माइनस, इसको खोल दो तो प्लस वाली चीजें माइनस हो जाएंगी, बराबर। खोल दो, इसको खोल दो बेटा, K प्लस Br माइनस, इसको खोलेंगे तो प्लस वाली चीजें माइनस हो जाएंगी। आप ध्यान से देखिए, दोनों तरफ चीजें बराबर आनी चाहिए। Na प्लस से Na प्लस इसी तरफ कट गया और K प्लस से K प्लस इसी तरफ कट गया, तो लेफ्ट में क्या बचा? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस माइनस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, और राइट में भी क्या बच रहा है? आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस माइनस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, बिल्कुल सही बच रहा है। तो पहला वाला राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, बात क्लियर हो रही है बेटा? चल, तो किसी आयन की जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि बगल वाला आयन कौन सा है, उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या सारे करके दिखाएं? ऐसे इसको करके देख लेना बेटा, दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा होगा, ऐसे इसको करके देख लेना। चौथा वाला स्टेटमेंट बस इतना गलत है कि यहां पर लिमिटिंग वर्ड लिखा होना चाहिए था। लिमिटिंग का मतलब होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो नहीं लिखा था, इसलिए चौथा वाला क्या था? गलत। खैर, इन्होंने पूछा था करेक्ट, तो करेक्ट क्या होगा? पहला वाला बच्चों करेक्ट होगा।
चलिए एक दूसरा वाला भी करके दिखा देते हैं। इन्होंने बोला ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं होगी, देखते हैं सही है कि गलत। आई करते हैं, पहले वाले खोलो, खोलो पहले वाले को, लैम्डा नॉट के प्लस, दूसरे वाले लैम्डा नॉट आई माइनस, माइनस दूसरे वाले को खोलेंगे तो प्लस वाली चीजें माइनस में हो जाएंगी, बराबर। आप देख सकते हैं क्या ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है, देखते हैं। आई माइनस से आई माइनस गया, यहां पे बी आर माइनस से बी आर माइनस गया, तो लेफ्ट साइड पे बचा के प्लस और एन ए प्लस, और राइट साइड पर भी क्या बचा है, के प्लस माइनस एन ए। आप देखिए दोनों तरफ सेम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी बच रही है, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जबकि ये लिख रहे हैं कि बराबर नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। उसी प्रकार से इसको कर लीजिएगा, राइट। यहां पर क्या गलती है, यहां पे लिमिटिंग वर्ड नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये वाला बच्चों गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, कोलरॉच लॉ पर बहुत ही खूबसूरत सवाल। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 32 हमसे पूछा है। हाँ, आई 32 में ध्यान रखिएगा, इसके बच्चों दो आंसर सही है, पहला और चौथा। इसके दो आंसर होंगे, आंसर करेक्शन है 1 and 4। ओके, दो आंसर है इसके। तो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट नहीं है, आइए वन बाय वन चेक किया जाए। पहला दिया है केसी, देखिए बेटा, आपको मालूम है ईएमएफ ऑफ सेल बराबर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस आरटी अपॉन एनएफ एल एन क्यू। आप एल एन को अगर लॉग में बदलना चाहते हैं तो आप लॉग में भी बदल सकते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए हमें मालूम है क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम Q become equal to Kc and EMF of cell become equal to 0। EMF of cell 0 हो जाएगा, रख दीजिए यहां पर ये 0 हो गया, इस वैल्यू को इस तरफ लेकर आइए, देखिए जरा क्या पहला वाला स्टेटमेंट सही है। हाँ गलत हो गया पहला वाला, क्यों गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने यहां पर देखिए माइनस लगा दिया, माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते बेटा केसी बराबर, देखिए अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, एनएफ को वहां ले जाओ, एनएफ ई नॉट ऑफ सेल, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे, डिवाइडेड बाई 2.303 RT बराबर आ जाएगा बच्चों लॉग केसी। लॉग का बेस कितना होता है, 10 होता है। तो अगर यहां से हम केसी निकालेंगे, जगह नहीं है मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मैं यहां पर केसी निकालूंगा तो ये पूरी वैल्यू जो है ये 10 की पावर में चली जाएगी, तो 10 की पावर NF E नॉट सेल अपॉन 2.303 RT। तो सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है, सेकंड वाला क्या है, सही है। डेल्टा जी बराबर माइनस का NFE सेल बिल्कुल सही है, डेल्टा जी बराबर माइनस का NFE सेल होता है, बिल्कुल सही बात लिखिए। व्हेन KC इक्वल टू 1, आइए
व्हेन Kc इज इक्वल टू 1, बच्चों आपने पढ़ा है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 2.303 RT log Kc। अगर आप Kc की जगह पर यहां पर 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा 0। तो बिल्कुल सही लिखा है। अगेन आपको मालूम है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का NFE नॉट सेल, अगर ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू भी 0 होगी, जबकि ये लिख रहे हैं नॉट 0, इसलिए ये भी गलत हो गया। ओके बच्चों, इसलिए देखिए कौन कौन सी गलत है। पहला वाला गलत है और चौथा वाला गलत है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज द टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल ही एक ऐसा स्थान है जहां पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो चौथा वाला पॉइंट आप लिखा देख रहे हैं, ये एक्चुअली कंसंट्रेशन सेल को ध्यान में रखकर मैंने बनाया था। ओके, तो कुल मिलाकर अगर Kc की वैल्यू 1 रखते हैं तो डेल्टा जी नॉट भी 0 होगा और ई नॉट ऑफ सेल भी 0 होगा, जैसा कि कंसंट्रेशन सेल में होता है। इन्होंने लिखा कि ये 0 नहीं होगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत। तो पहला वाला भी गलत है, चौथा वाला भी गलत है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों बच्चों इसके आंसर होंगे। तो 32वें के 2 आंसर कराए हैं और क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट आंसर कराया गया है। बस ये छोटा सा करेक्शन है, करेक्शन इन द सेंस आंसर में करेक्शन है, बस क्वेश्चन बढ़िया है बच्चों। इसके बाद आपने हमसे क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है। ये रहा 34, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेरी छठी इंद्री पता नहीं क्यों ऐसा कह रही है, आ सकता है ये क्वेश्चन। ड्राई सेल लेक्लेंसी सेल के बारे में बोलना चाहेंगे। दे आर प्राइमरी सेल एंड नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल, इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बोला जा रहा है। जितने भी प्राइमरी सेल होते हैं उनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। यहां पर ड्राई सेल लेक्लेंसी सेल का डिस्कशन चल रहा है। कैसे बनाते हैं लेक्लेंसी सेल, तो वो भी देखिए। यहां पे बच्चों कैथोड हम लोग बनाते हैं ग्रेफाइट का। ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं बताऊं वैसे लिखिएगा। लेक्लेंसी सेल साइंटिस्ट के नाम पे नाम पड़ा है, लेक्लेंसी सेल। ड्राई सेल प्राइमरी सेल होता है, नॉन रिचार्जेबल, इसको बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इसमें कैथोड होता है ग्रेफाइट का, और ये जो कैथोड होता है इट इज सराउंडेड बाई MnO2। अच्छा भाई, दूसरा इलेक्ट्रोड होता है बच्चों एनोड। एनोड बना होता है बच्चों जिंक का बना होता है। अच्छा भाई, कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ये भरा होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है कैथोड और एनोड के बीच। आइए देखते हैं क्या हुआ। आइए देखते हैं बच्चों कैथोड और एनोड पर क्या होता है। आइए देखते हैं, चलते हैं एनोड पर क्या हो रहा है। एनोड पर तो आपको मालूम ही है कि ऑक्सीडेशन होगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके जिंक +2 में बदलेगा। आइए देखते हैं कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पे रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। देखिए कैसे होगा। MnO2 जो चारों तरफ से कैथोड को घेरे हुए था, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा विद द हेल्प ऑफ NH4+। यहां पे Mn+4 में है, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़कर ये रेड्यूस हो जाएगा +3 में, राइट, और अमोनिया गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी बच्चों बताओ, अमोनिया। लेकिन ये जो अमोनिया गैस होती है बेटा, ये सेल के बाहर नहीं जाती है। इस अमोनिया गैस को सेल के अंदर पड़ा हुआ
जिंक +2 पकड़ लेता है और सेल के अंदर ही इसको बांधे रखता है। तो इस प्रकार से देखिए ड्राई सेल जो लैक्रेंसी सेल होता है ये उसकी क्रियाविधि है। एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर MnO2 का रिडक्शन हुआ +4 से +3 में, साथ में कौन सी गैस निकली? अमोनिया गैस निकली। लेकिन ये अमोनिया गैस सेल के बाहर नहीं जा पाता है, इसको जिंक +2 पकड़ लेता है। आइए देखते हैं। कैथोड इज ग्रेफाइट, बिल्कुल सही है। रॉड सराउंडेड बाई पाउडर्ड MnO2, सही है। द अमोनिया गैस प्रोड्यूस एट कैथोड, हाँ ठीक है, कैथोड पे अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। कम्स आउट फ्रॉम द सेल, ये गलत है, सेल के बाहर नहीं आ पाती है, जिंक उसको पकड़ लेता है। एट कैथोड मैग्नीज इज रेड्यूस फ्रॉम +4 to +3 एंड गिव प्रोडक्ट MnOOH, बिल्कुल सही है। इन दिस द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड जिंक नाइट्रेट, गलत हो गया, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो करेक्ट आपसे पूछा गया था, कौन कौन से करेक्ट है? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और सेकंड इज द राइट आंसर। बच्चों इस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आपने पूछे थे वो खत्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ये है 38 है, ये है 39। इसको देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमें उस मॉलिक्यूल को ढूंढना है जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट से भी रिएक्शन करता हो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज करता हो। देखिए ग्रिग्नॉड तो बहुत लोगों से रिएक्शन करता है, आपको सबसे पहले पकड़ना चाहिए था ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करने की जो दम होती है वो उन्हीं के पास है जिनके पास अनसैचुरेशन हो। बच्चों बोलो क्या हो? अनसैचुरेशन। आप देखिए यहां पर अनसैचुरेशन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। बेंजीन के जो बॉन्ड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, अदरवाइज इनका एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा। यहां पर ये हमारे काम का लग रहा है, ये हमारे काम का लग रहा है, ये मेरे काम का नहीं। एक पॉइंट को पकड़ा, 1 और 4 गलत हो गए, या तो सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा। ग्रिग्नॉड से रिएक्शन कर रहा है, ध्यान सुनिए बच्चों। ग्रिग्नॉड रिएजेंट इसके पास कंस वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जब इसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नॉड से कराएंगे ये कंस वाले H को रिप्लेस कर देगा। यस, ग्रिग्नॉड से रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई भी आपको कार्बोनिल ग्रुप भी दिखाई नहीं पड़ रहा, तो यहां पर सेकंड वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सो द आंसर इज थर्ड। ओके, सेकंड वाला ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करेगा, लेकिन ग्रिग्नॉड से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये बेसिक फंक्शनल ग्रुप है। बेसिक फंक्शनल ग्रुप में आपको मालूम होना चाहिए ईथर जो होता है वो ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता, बिकॉज ग्रिग्नॉड इज आल्सो बेसिक, दिस इज आल्सो बेसिक, बेस बेस के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि यहां पर देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है और ग्रिग्नॉड के पास बेस होता है, रिएक्शन बिल्कुल होगी। तो सेकंड वाला गलत है, थर्ड वाला सही है। 39 का थर्ड आंसर होगा। बच्चों इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा है 42। क्यों पूछा मुझे नहीं मालूम। ईस्टरिफिकेशन, व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन? एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं। मान लीजिए एसिड कैटालाइज्ड है, दिस इज टोटली ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रकार से H2O निकल जाता है और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस।
और मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी फॉर एस्टरिफिकेशन सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, चाहे अल्कोहलिक पार्ट हो और चाहे एसिडिक पार्ट हो, चाहे अल्कोहलिक पार्ट हो चाहे एसिडिक पार्ट हो। सेम तरीके से हम लोग देखते हैं, मान लीजिए फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, तो जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी फॉर एस्टरिफिकेशन कम होती जाएगी। मैथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है और प्रोपिल अल्कोहल है, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी बच्चों कम होती जाएगी। एंड दिस इज टोटली ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। देखिए यहां पे देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्फा पोजीशन पे ब्रांचिंग है, यहां पे अल्फा पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, बीटा पे ब्रांचिंग है। यहां पे देखिए अल्फा पे 3 ब्रांचिंग है और यहां पर भी देखिए अल्फा पर 3 ब्रांचिंग है। तो मेरे ख्याल से यहां पर ब्रांचिंग इथाइल ग्रुप की है, यहां पे ब्रांचिंग मिथाइल ग्रुप की है। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? फोर्थ वाले में रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, उससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है थर्ड वाले में। अब बात करें इन दोनों में, यहां पे अल्फा पे ब्रांचिंग है, यहां पर बीटा पे ब्रांचिंग है, तो ये ज्यादा हिंड्रेंस कॉज करेगा, ये कम हिंड्रेंस कॉज करेगा। जहां हिंड्रेंस होगा ज्यादा रिएक्टिविटी होगी कम, और जहां हिंड्रेंस होगा कम रिएक्टिविटी होगी ज्यादा। 2 1 3 4, 2 1 3 4, फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो सही तो बच्चों 42 का होगा फर्स्ट। ओके, इस प्रकार से टेस्ट नंबर 8 बच्चों क्या होता है, खत्म हो जाता है। जो भी आपने नई चीजें इसमें सीखी हैं, जो भी नए पॉइंट्स आपको मिले हैं अपने नोट्स में, उनको विधिवत नोट कर लें। 8 टेस्ट खत्म हो चुके हैं, 2 टेस्ट और बाकी हैं। इस हफ्ते सारे 10 टेस्ट खत्म हो जाएंगे। फिर अगले हफ्ते से हम लोग चालू करेंगे मॉडल पेपर, पूरी केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाएगा। ओके बच्चों, ओके बेटा, थैंक यू।